हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। इस वीडियो के साथ हम लोग लुसेंट जीके रिवीजन का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। इसी तरह हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन बुक का भी टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली वास्को डिगामा थे वो 17 मई 1498 ईस्वी को उत्तम आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है इसे, होते हुए भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज इनके द्वारा की गई थी। और इस यात्रा में जो है वास्को डिगामा को सहयोग प्रदान करने वाला गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद था। और इसी क्रम में देखा जाए तो भारत में जो पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियां आई थीं उनका क्रम देखा जाए तो सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी आई थी उसे देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यह 1498 में इसका स्थापना हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है यह 1731 ईस्वी में हुआ था। ये तो कंपनियों की स्थापना हो गया। और यूरोपीय कंपनियों द्वारा जो भारत में अपना फैक्ट्री लगाया गया था उसका भी क्रम देख लेते हैं। तो यूरोपीय कंपनियां की प्रथम फैक्ट्री तो पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री जो है यह कोचीन में लगाया गया था और यह 1503 ईस्वी में लगाया गया था। डच का प्रथम फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया गया। अंग्रेज द्वारा जो है मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई। डेनिश ने जो है ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में और फ्रांसीसी ने सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। इसी क्रम में देखते हैं जब वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था, किसकी सहायता से, तो अब्दुल मजीद की सहायता से। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत में उनके गवर्नर भेजे गए। तो इसी क्रम में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फिर 1509 ईस्वी में जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो इस क्रम में देखते हैं तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत और यूरोप के बीच के समुद्री मार्ग की खोज करता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। फिर 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यह कोचीन में खोली थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। तो इसमें पुर्तगाली के क्रम में देखा जाए तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज करता है। इसके बाद 1505 ईस्वी में अल्फांसो द अल्मेडा वायसराय बनकर भारत आता है।
और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। 1510 में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला। फिर दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती सन थोमे था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री कार्नेलियल हाउटमैन जो कि 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकोट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। तो डच पहला आने वाला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। और डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा कहा जाता था, उसके ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने जो है भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे? तो ये डचों द्वारा रखा गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो पटना में 1632 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कोलाचेल की लड़ाई में देखते हैं क्या परिणाम होता है कोलाचेल की लड़ाई का। कोलाचेल की लड़ाई, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 ईस्वी को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। कोलाचेल की लड़ाई जो कि डच और त्रावणकोर के राजा के मध्य हुआ था। तो इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। तो वेदरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और कब? तो 1759 ईस्वी में। और यही डचों के भारत में पतन का कारण बना था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। तो अभी तक हमने जो है 2 पुर्तगाली और डच के बारे में देखा। अब यहाँ से शुरू होता है इंग्लैंड का। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज यह कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत था और यह अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज यह रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर
सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने जो है मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। तो जहांगीर ने जो सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलने के लिए एक फरमान जारी किया था और अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान भी कहा जाता था। तो मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था और बाबुल मक्का का अर्थ है मक्का का प्रस्थान द्वार। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, जो कि शाहजहां का ही नाम है, खुर्रम से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1615 ईस्वी में जो है सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। तो सबसे पहला अंग्रेज़ जो कि मुगल दरबार में आया था वह कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे और वो अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। वहीं 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और सर टॉमस रो या जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आते हैं। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने जो अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेज जो है सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1639 ईस्वी में जो है फ्रांसिस डे ने जो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया और इस कोठी का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था। फिर 1668 में जो है चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। तो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज भारत में स्थापित हुए। सबसे पहले 1632 ईस्वी में जो है जब 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके तहत 500 पैगोडा देकर गोलकुंडा के बंदरगाह
पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता था। फिर 1639 में फ्रांसिस डे ने जो है चंद्रगिरी के राजा से जो है मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया और यहीं पर कालांतर में जो कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। फिर 1661 में जब पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन के राजकुमार की शादी होती है तो बम्बई जो है उसे दहेज में प्रदान किया जाता है और 1668 में चार्ल्स द्वितीय को जो बम्बई दहेज में प्रदान हुआ था उसे अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। फिर 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना लिया। देखते हैं नोट में है गेराल्ड ओंगियार जो कि 1669 से 1677 तक रहे थे भारत में, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर रहा था, ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। गेराल्ड ओंगियार, बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? तो गेराल्ड ओंगियार जो कि 1669 से 1677 तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर रहा था। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। ठीक है, शाह शुजा ने जो है सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दी और इसी को निशान कहा जाता है। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो 1651 में शाह शुजा ने जो है अंग्रेज़ों को कुछ व्यापारिक छूट दी जिसे निशान कहा जाता था। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में भुगतान कर प्राप्त की। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम्स के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। तो चार्ल्स आयर जो है यह फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। कलकत्ता की स्थापना जो यह जॉर्ज चारनॉक के द्वारा की गई। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। भारत में जो है फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1668 में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में की गई और 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। अब देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 के बीच हुआ था। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1646 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1648 में हुई एक्सला-सेपल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब, तो 1746 से 48 के मध्य हुआ था और यह शुरू कब हुआ था, तो 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियां
1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध जो है फ्रांसीसी सेना ने उसमें जीत हासिल की। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्स-ला-चैपल की संधि से समाप्त हुआ और इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद जो है आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। इसी क्रम में फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 तक लड़ा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 तक लड़ा गया और इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार विवाद। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेज़ों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। तो इसमें डुप्ले ने जो है किसका, तो मुजफ्फरजंग का हैदराबाद में और कर्नाटक का चंदा साहिब में, ठीक है, कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया था डुप्ले ने, और अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग किया था। देखते हैं हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हुआ था उसमें था आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजा मुजफ्फरजंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। तो जिसमें कि मुजफ्फरजंग का साथ जो है यह डुप्ले ने दिया था और नासिर जंग या अंग्रेज़ों ने जो है नासिर जंग का साथ दिया था। वहीं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा इसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए जो है अनवरुद्दीन, जिसका साथ अंग्रेज़ों ने दिया था, और चंदा साहिब का साथ जो है डुप्ले जो फ्रांसीसी थे उन्होंने दिया था। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में जो है अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नोट में है 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का नवाब बना। तो इस तरह से देखा जाए तो जिसे डुप्ले ने अपना सहायता प्रदान किया था वही हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब बने। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्कटा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एला-सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है जो कि 1749 से 1754 तक चला। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर पोर्डेह को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 में युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1752 में जो स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया।
1754 में गोर्डोहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पौंडीचेरी के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवॉस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो वांडीवॉस की लड़ाई जो है यह 1760 में हुई थी और अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।